जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज अपन क्लास 10th की प्रश्नावली 2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद तो देखिए साथियों, सबसे पहले नाम को समझेंगे। आप बहुपद नाम सुन करके सोचते हो कि बहुत सारे पद होंगे, उसको अपन बहुपद कहेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अंदर है अपन, और आज को अपने को ये पूछा जाए कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि देखो चैप्टर ही अपना बहुपद है, तो सवालों पर आने से पहले उस नाम का अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। बहुपद आपसे पूछा जाए क्या होता है और आप ये जवाब दे दो कि बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड का आंसर नहीं हुआ। ये आप तीसरी चौथी के हिसाब से बोलेंगे तो सही है। आपका जवाब कैसा होना चाहिए वो सीखना है आपको। तो देखिए, बहुपद किसे कहेंगे, इसके लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कितनी बातें ध्यान में रखनी है? 3 बातें, 3 शर्तें मान लो आप, 3 बातें समझ लो कि ऐसी क्या शर्तें हैं जिसके आधार पर अपन उसे बहुपद कह सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि आपके जो बहुपद में है या फिर किसी समीकरण में जो चर चल रहा है, सबसे पहले तो आप समझो कि चर क्या होता है। चर और अचर 2 चीज़ें आती है गणित में। जब अपन समीकरण पढ़ते हैं, जब अपन बीजगणित पढ़ते हैं, तो वहाँ अपने को चर और अचर 2 नाम सुनने को मिलते हैं। तो पहले उस चीज़ को क्लियर कर लो कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ देखना, मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, चर, और एक लिख रहा हूँ मैं अचर। जब भी चर वर्ड दिमाग में आता है तो आप ये समझो कि ये ABCD या फिर गिनती, सॉरी ABCD का मतलब जैसे XYZ PQR ABCD है, वो चीज़ आएगी इसमें। जैसे मैंने बोला XYZ, यानी जब भी आपको समीकरण के अंदर XYZ दिखे तो आप समझ जाना ये क्या है, वहाँ पे चर है। क्या है? चर है। दूसरा आता है अचर। अचर का मतलब गिनती। गिनती के अक्षर अगर कुछ भी दिख जाता है, जैसे 1 2 3 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, वो आपका है अचर। अब याद कैसे रखें कि चर क्या, चर को और अचर को कैसे याद रखें? तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। चर, चर का मतलब होता है चलायमान, यूँ समझ लो। और किसकी वैल्यू चलायमान रहती है? तो आप देखते हो एक्स का जो मान होता है, कभी किस सवाल में 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 5 आता है, कभी माइनस में आ जाता है, तो वो क्या है? चलायमान है। लेकिन मैं बोलूँ कि जैसे गिनती के अक्षर में से 5 मैंने बोला, तो 5 एक फिक्स वैल्यू है कि नहीं है? क्या वो चलायमान है? नहीं है। तो वो अचर है। क्या है? अचर। और अचर कौन सी चीज़ होती है? जो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। और वो कौन होते हैं? वो गिनती के अक्षर होते हैं। लेकिन आपके एक्स वाई जेड का मान क्या होता है साथियों? हर सवाल के लिए बदलता रहता है, तो वो चर चर हो गए, यानी चलायमान हो गए। तो यानी उसको अपन ऐसे रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। अचर यानी जो फिक्स होता है। फिक्स कौन होते हैं? गिनती के अक्षर फिक्स होते हैं। जैसे 5 है तो वो 5 ही रहेगा, कुछ भी कर लो, वो चेंज होने वाला नहीं होता है। लेकिन एक्स के मान, वाई के मान, जेड के मान अपने को हर सवालों में अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो वो अपने लिए चर यानी चलायमान जैसे होते हैं। क्या होता है? चलायमान। तो सिंपल ध्यान रखना, चर, चर का मतलब चलायमान। किसका मान चलायमान रहता है? एक्स वाई जेड का। अचर, अचर का मतलब होता है फिक्स। फिक्स कौन होता है? गिनती के अक्षर फिक्स होते हैं। बस इस तरह से अपन चर और अचर को ध्यान में रख सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि बहुपद होने के लिए शर्तें क्या है। तो मैंने आपको बोला 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपको यहाँ ये देखना है, इधर देखना। सबसे पहले बात करते हैं, पहली शर्त है कि आपका जो बहुपद है या जो समीकरण है, वहां जो चर की घात है, चर की घात वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। उसको मैं क्लियर कर देता हूं, उसको आप ऐसे ही नोट कर लेना रफ कॉपी में। बहुपद की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। धनात्मक होनी चाहिए। ये हुई अपनी पहली शर्त। इस शर्त को समझो, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, यानी आपके समीकरण में x चलो या y चलो या z चलो, p चलो या q चलो, उसकी जो घात है यानी उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कि 3x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये एक बहुपद है साथियों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर चर क्या है? x है, और x की घात 2 है, तो प्लस के 2 है। ये क्या है? प्लस के 2। तो ये घात कैसी है? धनात्मक है। और अपने को कैसी चाहिए? चर की घात धनात्मक चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है साथियों? बहुपद है। यहाँ पर देखो x की घात कितनी है? 1 है, यानी घात कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो घात हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो वो भी कैसी है? धनात्मक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुपद है, तो बिल्कुल है ये।
लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और लेके बताता हूँ आपको कि जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने फॉर एक्स की पावर -3 और प्लस 50x-20 बराबर 0। तो आप जनरली देखोगे इसको तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत सारे पद है, यानी ये तो एक बहुपद है, लेकिन साथियों ये बहुपद नहीं है। यही तो ट्विस्ट है, यही तो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। क्लास 10th में आ गए तो ये अपने को नॉलेज में होना चाहिए कि इसको बहुपद कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ आपकी नजर जानी चाहिए इस चर की घात के ऊपर। और घात आपको दिख रही है साथियों -3, कितनी दिख रही है? -3 दिख रही है। इसको गोला बना देता हूँ मैं, आपका हाईलाइट हो जाएगा ये। इसकी घात आप देखिए -3 है, और मैंने घात कैसी बोली आपको घात कैसी चाहिए साथियों? धनात्मक घात चाहिए। कैसी चाहिए घात? धनात्मक चाहिए। क्या यहाँ धनात्मक है क्या? तो आप यहाँ पर श्योर हो चुके हो कि ये आपके बहुपद नहीं है, यानी ये किसी भी हाल में बहुपद नहीं हो सकता है। तो अपने पहली शर्त को बहुत ही आसानी से देख लिया है कि बहुपद होने के लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, और यहाँ पर अपने चर की घात धनात्मक नहीं है तो अपन उसको बहुपद नहीं बोला है। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं और जो बहुपद होने की दूसरी शर्त है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ और अपन बहुपद होने की दूसरी शर्त देखते हैं। इसको क्लास को पॉज करें, वीडियो को रोके और आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ और अपन देखते हैं अब दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है साथियों? इधर देखना, ये रही अपने पास दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आपके जो चर चल रहा है उसकी जो घात चल रही है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है साथियों, जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? अगर आपको पूछे तो आप बोलोगे 0 से शुरू होती है प्लस में, यानी ऐसी घात होनी चाहिए जो एक पूरा पूरा नंबर हो। यानी वो नंबर एक तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, दूसरा वो नंबर आपका बटा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बटा वाला पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पॉइंट वाला पूर्ण संख्या में नहीं आता। यानी एक पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे बहुपद। यानी अगर किसी चर की घात बटा में चल रही है, पॉइंट में चल रही है, तब आप समझ जाना कि वो आपका बहुपद नहीं है। तो दूसरी अपन ने क्या शर्त सीखी है साथियों? अपन ने सीखी है कि जो चर की घात है, चर की घात घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए साथियों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखना, यहाँ अपन एग्जाम्पल लेते हैं और मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया साथियों कि 3x² प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो कि जो चर की घात है वो क्या है? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है ना। यहाँ पर चर यानी x की घात कितनी? 1 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो इसका मतलब आप श्योर हो कि ये तो आपका बहुपद है। लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे देखना कि 8x की पावर 1/2 माइनस 3x प्लस 20 बराबर 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो चर की घात क्या आ रही है? बटा में आ रही है, यानी यहाँ पर अपोन में आ रही, बटा में आ रही, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे ये बहुपद भी नहीं है। बिल्कुल यही पॉइंट क्लियर करना है आपको कि बहुत सारे पद हो उसे बहुपद नहीं कहते हैं, बल्कि उसके लिए 3 शर्तें होती है, उसके लिए 3 नियम होते हैं, उसके लिए जो 3 बातें होती है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अपन ने दूसरी बात को भी सीख लिया है साथियों कि जो चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए, ना तो बटा वाली चलेगी ना पॉइंट वाली चलेगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप यहीं पर ऐसे नोट कर सकते हो और या फिर क्लास को रोक के नोट कर सकते हो। अब अपन तीसरी बात को सीखते हैं कि तीसरी बात क्या है कि अपन पहचान कर ले कि वो बहुपद है या नहीं। देखो साथियों, अगर देखा जाए कि इस चैप्टर के अंदर इसका क्या रोल है, तो मैं कहता हूँ इस चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन बात आती है कि इस चैप्टर को समझना है तो आपको बेसिक जानकारी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी अपन पढ़ क्या रहे वो अपने को पता होना बहुत जरूरी है। ट्यूशन कर लेना मात्र अपना काम नहीं है, बल्कि अपने को उस चीज को भी समझना जरूरी होता है कि अपन पढ़ क्या रहे। अब बहुपद पढ़ रहे हैं और अपन ट्यूशन कर रहे हैं बहुपद के मतलब सैकड़ों क्वेश्चन उसके ऊपर कर लिए, ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए, और अपने को ये पता नहीं है साथियों कि बहुपद होता क्या है, तो वो फिर ट्यूशन करना व्यर्थ है, उसका कोई सार नहीं है। तो अपन सबसे पहले बहुपद को सीख रहे हैं। यानी आज की क्लास जो होने वाली है साथियों, इसके अंदर मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, मैं आपको बहुपद की पूरी क्या है जड़ तक ले जाने का प्रयास करूंगा, उसको पूरा डिटेल
डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जब भी ये नाम सुनाई दे तो आपको इसका पूरा डिटेल दिमाग में घूम जानी चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। ताकि क्वेश्चन तो आप क्या है, क्वेश्चन में होता क्या है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना है और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जो बेसिक बातें होती है जिसको जनरली नहीं सिखाया जाता है, नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो उस चीज़ को अपने को फॉलो नहीं करना है, अपने को बेसिक से उन चीज़ को क्लियर करना है। तो अब मैं सीधा तीसरी शर्त के ऊपर आऊंगा, और तीसरी शर्त क्या कहती है साथियों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अपने यहाँ तक कर लिया, इसको आप नोट कर लेना। तो बहुपद होने के लिए तीसरी शर्त बात करते हैं। अब तीसरी शर्त क्या है, इधर देखें। तीसरी शर्त ये कहती है साथियों कि आपका जो चर है, यानी जो x है, y है, z है, वो कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। यानी कहाँ नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। यानी अपन ऊपर ऊपर कौन होता है, अंश, और बटा में कौन होता है, हर। तो चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही तो पॉइंट है, इसी को तो ध्यान रखना है। चर कभी कहाँ नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको और इसको समझने का प्रयास करना। मैंने लिखा 5/x-1। आप बताइए साथियों, यहाँ चर कहाँ है? तो आप बोलोगे सर बटा में है, हर में है, तो क्या इसे बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरी शर्त यही कहती है कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? हर में नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऊपर x लगा दे, तो ये भी विचार आ सकता है आपके दिमाग में कि सर ऊपर x लगा दो ना, अब तो चर ऊपर हो गया। लेकिन साथियों चर ऊपर है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि ये चर बटा में नहीं हो। बटा वाला तो है ही है ना, अपने को बटा में रखने ही नहीं है। ऊपर भले ही हो, ऊपर हो से अपने मतलब नहीं है, ऊपर भले हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए। बटा में आ गया इसका मतलब अपना काम यहाँ नहीं बनने वाला है, ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है साथियों, ये बहुपद नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया कि 3 प्लस 5x/2x² - 9, ये 2x² - 9, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, ये किसी भी कंडीशन में बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपके चर है, चर कहाँ आ रहा है, बटा में आ रहा है, इसमें भी चर कहाँ आ रहा है, बटा में आ रहा है। तो ऐसे पदों को अपन बहुपद की कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते। तो साथियों बहुपद किसे कहेंगे, इसके लिए मैंने आपको 3 शर्तें बता दी है, वापस बताता हूँ। पहली शर्त, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी शर्त, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, चर कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। बस इतना सा आपको पता रखना है, और यही जवाब आपका होना चाहिए कि अब आगे से आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि बहुपद होता क्या है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और इस बहुपद का और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ देखना, इसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब बात करते हैं साथियों, आपके एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर बुक में, बहुपद की घात, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपको यह भी बता देता हूं, उस बहुपद की घात के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उस शब्द को समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास केवल इसके बारे में समझने के बारे में समझ लो। आ रही बात समझे? इस क्लास में अपन इस चैप्टर 2 को समझ रहे हैं, अभी क्वेश्चन पर नहीं आ रहे। तो इन छोटी छोटी बातों को क्लियर करेंगे तो चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा अपने को। एक शब्द आ रहा है बहुपद की घात। क्या शब्द आ रहा है? बहुपद की घात। अब ये क्या भला है, इसको समझने का प्रयास करें। तो साथियों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो समीकरण के अंदर या बहुपद में जो x दिखता है, y दिखता है, z दिखता है, यानी मैं उसको बोलूं अगर चर दिखता है, कौन दिखता है? चर। उसकी जो अधिकतम घात होती है, उसकी जो अधिकतम घात होती है साथियों, उसी को अपन क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपका कोई बहुपद है जिसमें x की घात 5 चल रही है, कितनी चल रही है साथियों? 5। तो मुझे बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? तो वो भी 5 होगी। बस इसके अलावा और कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने को, कि जितनी बहुपद की जितनी x की अधिकतम घात है वही आपके बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या होगी? तो सिंपल सा यहाँ पर अगर मैं आसान भाषा में लिखूं तो ये होगा कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, कौन सी घात लेनी साथियों? अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात। अधिकतम घात समझ गए ना आप? चर का मतलब एक्स वाई जेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं इसको, क्योंकि एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 3x4 - 9x² + 5x + 25 = 0। ये मैंने एक बहुपद लिख दिया।
ये क्या है साथियों, एक बहुपद है, यानी एक समीकरण समझ लो। इसमें आपको बोला गया कि मुझे यहाँ पर बहुपद की घात चाहिए। क्या बोला? बहुपद की घात चाहिए। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आप यहाँ देखो कि चर की अधिकतम घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। अधिकतम कितनी है? 4। तो मुझे बताइए इस सवाल में बहुपद की घात कितनी है? तो आपका जवाब आएगा सर 4 है। कितनी है? 4 है। बिल्कुल यही तो जवाब चाहिए। तो यहाँ पर आपके बहुपद की घात कितनी हो गई साथियों? बहुपद की घात तो वो हो जाएगी साथियों आपके 4 हो जाएगी। वेरी नाइस। बस ये समझना अपने को कि बहुपद की घात को कैसे पहचाने समीकरण को देख के। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितनी चर की अधिकतम घात है वही आपके बहुपद की घात है। आगे बात क्लियर समझ में? अब अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा बहुपद, तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि ये बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। इन बहुपद को कितने प्रकारों में अपन देख सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से, 10th के लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसको 3 हिसाब से प्रकारों में बांटूंगा। वो 3 हिसाब किताब क्या है उसको सामने देखना। इस चीज को आप नोट कर ले, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस बहुपद के प्रकार क्या होता है। देखो अपन ने बहुपद क्या होता है ये अच्छे से समझ लिया है, चर क्या होता है समझ लिया, अचर क्या होता है समझ लिया, और अपन ने ये भी समझ लिया कि बहुपद की घात क्या होती है। तो अब अपने जो अब नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अपन इस बहुपद को प्रकारों में कैसे बांट सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर फोकस कर थोड़ा, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और इसके प्रकारों के अंदर अपन इसको 3 हिसाब से बांटेंगे। कितने हिसाब से बांटेंगे साथियों? 3। पहला हिसाब किताब में लेता हूँ, यहाँ देखना। पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पर साथियों घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। फिर दूसरा हिसाब अपन ये ले रहे साथियों कि उसको मैं बांट रहा हूं पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। मतलब पद के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, ठीक है। फिर मैं तीसरी स्टेप के अंदर ले रहा हूं साथियों, यहां पर देखना, मैं ले रहा हूं चर के आधार पर। किसके आधार पर? चर के आधार पर। किसके आधार पर? चर के आधार पर। बिल्कुल। यानी 3 हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, इस बहुपद को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों थोड़ा समझने का प्रयास करना, आसान है और उसको और आसान बना दूंगा मैं। घात के आधार पर, घात के आधार पर यानी घात के आधार पर बहुपद को अपन 3 हिसाब से देख रहे हैं। कितने हिसाब से देख रहे हैं? 3। सबसे पहला बहुपद आता है साथियों रेखिक बहुपद। कैसा आता है? रेखिक बहुपद। यानी इसके नाम से समझ में आ गया है। रेखिक मतलब एक रेखा में होता है, और इसका मतलब x की घात कितनी होगी? 1 होगी। यानी किसी बहुपद में अगर x की अधिकतम घात 1 है, यानी 1 है, तो वो कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। यानी अपन बात करें रेखिक बहुपद में कि घात के आधार पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए घात कितनी होगी? रेखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम घात 1 होगी। कितनी होगी साथियों? 1। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे अपन रेखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तो ही समझ में आएगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया 5x + 3। इस एग्जाम्पल में मुझे बताइए x की घात कितनी है, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर 1 है। कितनी है? 1 है। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो घात कितनी होती है? 1 होती है। जब भी घात कुछ लिखी नहीं जाती है ना, तो इसका मतलब समझो कितनी होती है? 1 होती है। तो आप मुझे बताओ ये कैसा बहुपद हुआ? तो आप बोलोगे सर रेखिक बहुपद है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, उस एग्जाम्पल को समझो। मैंने लिख दिया जैसे x, केवल x लिखा मैंने, तो भी ये रेखिक बहुपद है। मैंने x नहीं लिख करके मैंने लिख दिया जैसे यहाँ देखना 3x, ठीक है, और फिर बोलूँ तो भी ये रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। या फिर हाँ, इतने से समझ में आ गया आपको कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 घात का बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखिक। अब इसके बाद अपन देखते हैं, और अगला जो अपना आता है वो आता है द्विघात बहुपद। कैसा आता है साथियों? द्विघात। अब द्विघात का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है। देखो द्विघात का मतलब देखो, द्वि यानी 2, यानी घात है। कितनी घात होगी बहुपद की? 2 घात होगी। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो साथियों? 2 हो। यानी यहां पर देखना चर की अधिकतम घात कितनी होगी? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होगी? चर की अधिकतम घात यहाँ पर आपकी होगी साथियों 2। कितनी होगी? 2। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे अपन द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके लिए आप एग्जाम्पल तैयार रखें। ये देखो, ये मैंने लिखा
3x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ मुझे बताओ आपके चर की अधिकतम घात कितनी है। चर का मतलब हो गया x और x की अधिकतम घात कितनी है 2, यानी ये आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। कितना घात का द्विघात। ऐसे ही अपना एक आगे आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है त्रिघात। एक बार देखता हूँ ये वीडियो में आ रही नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है। अब अपन बात करते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा है त्रिघात बहुपद। यहां देखना त्रिघात में क्या होगा तो नाम से ही पता चल गया। देखो त्रि यानी तीन, तीन घात यानी चर की अधिकतम घात कितनी होगी साथियों 3 होगी। कितनी होगी 3। यानी यहां मैं एक लाइन लिखूंगा चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात और वो कितनी होगी साथियों 3 होगी। कितनी होगी चर की अधिकतम घात 3 होगी। इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं आपको, ठीक है ना। चर की अधिकतम 3 जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा अधिकतम घात 3 वाला कि 5x³ माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पे मुझे बताओ चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, तो आप बोलोगे सर 3 दिख रही है। इसका मतलब वो कैसा बहुपद है त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है त्रिघात। यानी घात के आधार पर अपन ने बहुपद को पढ़ लिया है। रैखिक बहुपद जिसमें x की घात कितनी हो 1, द्विघात बहुपद जिसमें x की घात 2 होती है और त्रिघात बहुपद जिसके अंदर x की घात 3 होती है। यानी ये होता है घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। अब अपन बात करना चाह रहे साथियों पद के आधार पर। किसके आधार पर पद के आधार पर। तो पद के आधार पर भी अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे, यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। यानी एक पदी का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। कितना पद हो साथियों एक पद हो। तो उसको समझने का प्रयास करना। यहाँ पर अपन क्या करते हैं अब पद के आधार पर समझ लेते हैं। किसके आधार पर समझ लेते हैं साथियों पद के आधार पर। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर देखना एक पदी बहुपद। क्या आता है एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद यानी जिसके अंदर पद कितने होते हैं एक, यानी यहाँ पर पदों की संख्या एक होती है। क्या होती है साथियों इसमें देखना पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी साथियों एक होती। कितनी होती है पदों की संख्या एक होती। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लूं तो मैंने बोला 3x। क्या बोला 3x। इसमें कितने पद है एक पद है। देखो 3x आप ऐसे पद मत गिनना कि ये एक है ये दो, ऐसे नहीं। ये पूरा एक पद है। पूरा क्या है साथियों एक पद है। ये 3x हो गया। या फिर मैंने बोला जैसे y, केवल y बोला तो ये भी क्या है एक पद है। तो ये कैसा बहुपद है साथियों एक पदी बहुपद है। कैसा एक पदी। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है फिर आता है आपके सेकंड नंबर पे जिसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। कैसा आता है साथियों द्विपदी बहुपद। क्या है द्विपदी बहुपद। ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करें ये द्विपदी बहुपद क्या है। तो साथियों यहाँ पर आपके दो पद देखने को मिलेंगे। कितने पदों की संख्या कितनी होगी दो होगी। तो इसमें अपन को सिंपल सा ध्यान रखना है कि पदों की संख्या दो होगी। कितनी होगी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर आपके दो होगी। पदों की संख्या कितनी होगी दो। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास ये हो जाएगा और वो ले लिया मैंने 3x प्लस 9। यहाँ पर कितने पद है साथियों एक पद 3x और दूसरा पद 9। यानी जब भी बीच में प्लस माइनस वगैरह ऐसा कुछ आता ना तब वो पद के अंदर काउंट होता है। ये इसको पद नहीं काउंट करना कि ये एक है ये दो है ऐसे तीन, ऐसा नहीं। जब प्लस माइनस आएगा वहां पर अपन पदों को काउंट करेंगे। जैसे ये 3x प्लस 9 है इसका मतलब यहाँ पर कितने पद है दो पद है। यानी ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो दो हो उसे अपन द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब आप त्रिपदी बहुपद ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। जैसे मैं इसको बोलूं आपको मैंने बोला 9x² प्लस, जैसे मैंने त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर मैं किसका लेना चाह रहा हूँ साथियों त्रिपदी बहुपद। क्या है त्रिपदी। उसमें आपको दिख नहीं होगा ऊपर ले रहा हूं मैं। अब त्रिपदी बहुपद का लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखना जैसे मैंने ले लिया कि 7x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर कितने पद है साथियों आप बोलोगे एक पद दो पद और तीन पद। तो यहाँ पर आपके पदों की संख्या कितनी है साथियों तीन है। तो ये कैसा बहुपद हो गया त्रिपदी बहुपद हो गया। दैट्स क्लियर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपन ने घात के आधार पर देख लिया और अपन ने पद के आधार पर देख लिया। कंफ्यूज नहीं होना कि घात के आधार पर कैसे देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर का मतलब उसके पदों को देखना है। घात के आधार के मतलब उसके घातों को देखना है। घात एक रैखिक, घात दो द्विघात, घात तीन त्रिघात। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। तो यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करते हैं चर के आधार पर। तो चर के आधार पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर पूरे बहुपद में x चल रहा है, क्या चल रहा है x, तो इसका मतलब वो एक चर वाले बहुपद है। कैसे हैं एक चर वाले बहुपद। चर के आधार पर देखना कि सबसे पहले आते हैं एक चर वाले बहुपद। क्या आते हैं एक चर वाले बहुपद आते हैं। एक चर वाले बहुपद इसको समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो
एक चर वाले बहुपद में क्या होता है साथियों, यहाँ पर चर चर की एक चर वाले बहुपद में क्या होगा, जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं सिंपल सा, कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर मुझे बताओ पूरे बहुपद में कितने चर चल रहे हैं, एक चर चल रहा है। देखो x के अलावा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अब आगे देखते हैं, दूसरा आता है इसमें दो चर वाले बहुपद। क्या आता है साथियों, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। तो इसमें अब कुछ सोचने की आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर चर कितने आ जाएंगे, दो, यानी x होगा और y भी होगा। जब x और y दोनों आ जाते हैं बहुपद में तो वो दो चर वाला हो जाता है। और अब आपको मैं कह दूं कि जब z और आ जाता है, यानी x भी हो जाता है, y भी हो जाता है, z भी हो जाता है, तो वो कौन कितने चरों वाला हो जाएगा, तीन चर वाला हो जाएगा। यानी जितने चर आएंगे उतने चर वाला बहुपद हो जाएगा। अगर एक है तो एक चर वाला बहुपद, दो है तो दो चर वाला बहुपद, और तीन है तो तीन चर वाला बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। तो उसमें x भी आ गया और y भी आ गया, तो वो दो चर वाला हो गया। अब अगर मैं z की एंट्री और करा दूं तो तीसरा आ जाएगा। तो अपन यहां पर देखते हैं तीन चर वाला बहुपद, क्या देखते हैं, इसी का अगला देखना, तीन चर वाले बहुपद। क्या देख रहे हैं, तीन चर वाले बहुपद। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओगे, तीन चर होने चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20, कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये स्क्वायर भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद। तो यहाँ पर अपन ने ऑल ओवर बहुपद के जो टाइप्स है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार, उन प्रकारों को क्या कर लिया साथियों, कंप्लीट कर लिया है। तीन आधार लिए अपन ने, पहला आधार लिया घात के आधार पर, दूसरा आधार लिया पद के आधार पर, तीसरा आधार लिया चर के आधार पर। तो यहां पर अपना क्लियर होता है बहुपद के प्रकार। तो अपन ने बहुपद को बहुत ही बेसिक से देख लिया है। अब अपन बात करते हैं जो इस चैप्टर की आत्मा है, क्या है साथियों, आत्मा है। और उससे अगर आपकी मुलाकात नहीं होगी तो फिर इस चैप्टर का पढ़ना ही व्यर्थ है। तो इसको आप ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट कर ले, और मैं आपको इसके अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं। हाँ, तो साथियों अब अपन उस शब्द को समझने वाले हैं जिसको मैंने बोला था ये इस चैप्टर की आत्मा है। तो देखिए वो शब्द क्या है, वो शब्द है साथियों शून्य। क्या है साथियों, शून्यक। अब देखो इस नाम, देखो सबको शून्यक निकालना आता है। अगर मैं सवाल दे दूंगा ना तो शून्यक निकाल देंगे, जिसको नहीं आता वो तो नहीं निकालेगा, लेकिन जिसको निकालना आता वो तो निकाल देगा। लेकिन उसको मैं ये पूछ लूं कि शून्यक होता है क्या है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ढेर हो जाएगा, उसको पता ही नहीं शून्य क्या होता है। बहुत सारे दिमाग में आएगा शून्यक मतलब शून्य होता है, जीरो होता है, उसको बोलते हैं शून्यक। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इसको समझना है, क्या करना है, समझना है कि इसमें अर्थ क्या है इसका। तो अगर मैं आपको एक बहुपद दे दूं, क्या दे दूं साथियों, बहुपद। जैसे मैंने एक बहुपद दिया, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और मैंने बोला कि एक बहुपद आपका px है। देखो बहुपद को अपन px से डिनोट करेंगे, px से करो, gx से करो, आपकी मर्जी से कर सकते हो। ये एक बहुपद को डिनोट करने का तरीका है। तो px बराबर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर देखना फॉर एक्स स्क्वायर, एक बहुपद ले रहा हूं मैं, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल, ये दे दिया मैंने, क्या दे दिया, ये आपको एक बहुपद। अब मैंने बोला शून्य को समझना है, तो सिंपल सी बात है, शून्य आपका x का मान होता है, किसका मान होता है, x का। लेकिन x का कौन सा मान होता है, तो x का वह मान, समझना कि x का वह मान जिसको इस बहुपद में रखा जाए तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये शून्य का मतलब शून्य तो है, लेकिन क्या है कि x का वह मान जिसको बहुपद में रखे तो वो बहुपद के मान को कितना कर दे, जीरो कर दे, उस x के मान को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे इसको समझता हूं, यहां पर मैंने जैसे माना कि x बराबर कितना लिख दिया, जैसे x बराबर मैंने लिख दिया 1, देखे ट्राई करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा p1, क्योंकि x की जगह कितना लिखूंगा मैं 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 3, और ये 1 x की जगह 1 माइनस 1। तो ये देखो 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, और ये -1 की जगह -1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4, यानी कितना आ गया 0। तो यहाँ मुझे बताइए इस बहुपद का मान 0 हुआ, लेकिन कब हुआ, जब आपने x बराबर कितना लिखा, 1 लिखा, x बराबर 1 लिखा, और यही तो इसका शून्य है। बस इसी को समझना है कि x का वह मान जिसको बहुपद में रखने से बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, उस बहुपद के, उसको अपन क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, लेकिन परिभाषा यहाँ लिखा देता हूँ कि x का वह मान, x का वह मान जिसे
बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए साथियों? शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। उस x के मान को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। जैसा आपने यहाँ देखा x का मान 1 लिखने से मुझे बहुपद का मान कितना मिला? 0। तो x बराबर 1 अपना क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो शून्य का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि x का वह मान जिसे बहुपद में रखने से बहुपद का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। उस मान को अपन क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पर शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। उस क्वेश्चन को समझना कि अगर मैं एक बहुपद दे दूं, क्या दे दूं साथियों? बहुपद, और मैं आपको बोलूं कि आपको इसके शून्य कितने हैं ये बताना है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न सुनना। एक तो प्रश्न बनता है कि शून्य कितने हैं, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शून्य क्या है। तो शून्य क्या है इसका जवाब आपको अगली क्लास में मिलेगा, लेकिन आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको शून्य है कितने। इसमें रात दिन का फर्क है, क्योंकि शून्य कितने हैं इसका मतलब तो पूछी है संख्या, और शून्य क्या है इसका मतलब तो पूछा है कि आपको उसका मान बताना है कि x का क्या मान है। तो अब यहाँ पर समझना, मैं आपको इसको नोट कर देना, आप यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और मैं आपको बता रहा हूँ शून्य क्या होता है ये आपको समझ आ गया। अब मैं बता रहा हूँ कि शून्य कितने हैं, इस प्रश्न का जवाब कैसे दें। अपने को देखना है कि शून्य कितने हैं, इस सवाल का जवाब देना है। शून्य कितने हैं, कितने हैं, यानी शून्यकों की संख्या बताने। और प्रश्न क्या था? एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है आजकल, मुझे पता है। तो एमसीक्यू पैटर्न के अंदर ये प्रश्न बनता है और बनेगा 100%। जैसे आपको ये बहुपद दिया है, यहाँ पर देखना कि 5x³ - 9x + 8 = 0। ऐसे कुछ भी बहुपद दे दो आपको, और आपको बोला इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अधिकतम घात कितनी चल रही है? 3। तो इसका मतलब शून्य भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर? आपके शून्य कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। तो आपने कितना आसानी से शून्यकों की संख्या बता दी है। लेकिन शून्यकों की संख्या बताना आसान है, लेकिन शून्य निकालना और भी आसान करेंगे, लेकिन वो आपको अगली क्लास के अंदर बताएंगे। तो अपने यहाँ पर देखा शून्यकों की संख्या कैसे। तो आपने एक शब्द शुरू में सुना था, मैंने बताया था आपको बहुपद की घात। क्या बताया था साथियों? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात पूछो या शून्य पूछो, दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि बहुपद की घात में भी अपन ने चर की कौन सी घात देखी थी? अधिकतम घात। यानी जो चर की अधिकतम घात है, यानी x की जो अधिकतम घात है, उसी को बहुपद की घात कहते हैं, और उसी को अपन शून्यकों की संख्या कहते हैं। यानी अगर आपको पूछे कि द्विघात बहुपद है तो बताओ शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो शून्य कितना होगा? 1 होगा। अगर आपके समीकरण में घात 5 चल रही है तो फिर शून्य कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों? 5 हो जाएंगे। तो ये शून्य कितने होंगे इसका जवाब अपन ने यहाँ पे दे दिया। लेकिन अब ये तो हो गया कि एक समीकरण के माध्यम से शून्यकों की संख्या बताना, लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि ग्राफ दे दे आपको। क्या दे दे साथियों? ग्राफ। और ग्राफ से आपको पूछ रहे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो उसका जवाब भी अपने को आना चाहिए, जो आपकी प्रश्नावली 2.1 में है। तो मैं प्रश्नावली 2.1 के जो 5 से 6 सवाल है, उन सारे सवालों को एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, और उन्हीं ग्राफों से मैं आपको समझाता हूं कि शून्यकों की संख्या कितना होगी। बहुत आसान है, एक सवाल को आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर 5 से 6 सवाल सभी को कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो साथियों, अब अपन बात करते हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से कैसे अपन शून्यकों की संख्या बताएंगे। तो यहाँ पर फोकस करें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राफ बना हुआ है उसमें 2 अक्ष चल रही है, एक एक्स अक्ष चल रही है, एक वाई अक्ष चल रही है। तो वो ग्राफ एक्स को कितनी जगह काट रहा है? या तो काटेगा या फिर टच करके निकलेगा। ठीक है, तो कितनी जगह टच कर रहा है या फिर कितनी जगह वो काट रहा है, जितनी जगह वो x को काटेगा वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। क्योंकि x का मान ही अपने क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, नहीं कहलाता है भाई? x के जितने मान होते हैं उतने शून्य होते हैं, यानी x के मान चाहिए। और x के मान कब मिलेंगे? जब वो ग्राफ x को काटेगा या फिर x को टच करके निकलेगा। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले ये आपकी x वाली लाइन है, इसको ये वाली लाइन कहीं काट रही है क्या? नहीं काट रही है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है साथियों? तो इसमें अगर मुझे शून्यक बताने हो, या मैं शून्यकों को ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, तो शून्यकों की संख्या इसके अंदर कितनी होगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन यहाँ देखना कि यहाँ ये ग्राफ जो है वो एक्स लाइन को एक जगह काट रहा है। देखो यहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है? काटने में तो वाई को भी काट रहा है यहाँ, लेकिन अपने को वाई को नहीं काउंट करना है, एक्स को। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ एक तो यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा वहां, तीनों को मैं ब्लैक कर देता हूँ। एक जगह यहाँ काट रहा है, दूसरी जगह यहाँ काट रहा है, तीसरी जगह यहाँ काट रहा है।
तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ पर देखिए x को कितनी जगह काट रहा है? 1 और 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ग्राफ x को कितनी जगह काट रहा है। फिर यहाँ देखो, एक जगह यहाँ काट रहा है, दूसरी जगह ये हो जाएगी और तीसरी जगह ये हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने आज ये सीख लिया है कि अपन ग्राफ के माध्यम से कैसे शून्यकों की संख्याओं को बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज अपन ने बेसिक के साथ साथ साथियों अपनी 2.1 प्रश्नावली उसको भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। कल की क्लास में अपन प्रश्नावली 2.2 को टच करेंगे और उसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट करें और इनको समझें और इनको बार बार पढ़ें, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेगी। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जो और भी शानदार और जानदार रहने वाली है। और अंत में सिर्फ इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार रहने वाली है। जय हिंद।